हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। पीछे जो लेक्चर हम इस अनुभाग में कर चुके हैं उसमें हमने पोषण के बारे में किया था कि पोषण क्या होता है और जो पाचन प्रक्रिया है, सभी जंतुओं की बात करें, कोशिकीय जीवों की बात करें या बहुकोशिकीय जीवों की बात करें, उसमें किस प्रकार से पाचन प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसी कड़ी में हम आज जो श्वसन का अनुभाग शुरू करते हैं। तो जैसे आपने देखा कि पोषण के अंदर जो भोजन है वो पचने के बाद अवशोषित हो जाता है और जो छोटी आंत में विभिन्न वाहिकाएं होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं, वो भोजन को कोशिका के विभिन्न कोशिकाओं तक लेकर जाती हैं ताकि जो अलग अलग जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, जैव प्रक्रम हैं शरीर के, उनके लिए ऊर्जा प्राप्त हो सके। अब उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वो कहलाती है श्वसन। तो दोनों में फर्क आ जाएगा यहाँ की श्वास लेना और श्वसन। पहले थोड़ी सी देर के लिए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि श्वास लेना होता क्या है और श्वसन क्या होता है। क्या दोनों एक ही चीज़ है? अब बात करते हैं श्वास लेना। जो गैसों का आदान प्रदान होता है कि गैस अंदर और बाहर जा रही है, कि एक बार हम वायु को अंदर लेकर जाते हैं और वायु को छोड़ देते हैं, तो इस तरह गैसों का जो आदान प्रदान होगा वो श्वास लेना होता है। आप सभी जानते हो कि हम कहा जाता है कि जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेकर जाते हैं? ऑक्सीजन की बात करते हैं। कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। तो वो सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि वायु तो अंदर जा रही है, लेकिन उसमें से कौन सी वायु का कौन सा घटक जो है वो अंदर अवशोषित होगा फेफड़ों के अंदर, और शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड वायु के द्वारा ही फिर जब सांस छोड़ते हैं बाहर आती है। इसलिए बोला कि गैसों का आदान प्रदान, तो उसे हम बोल देंगे श्वास लेना। दूसरा टर्म आ जाता है श्वसन। अगर श्वसन की बात करें तो श्वसन में अभी बात की हमने कि पोषण के अंदर जो भोजन होता है उसका पाचन और अवशोषण होता है, और उसी पचे हुए भोजन से, उसी अवशोषित भोजन से विभिन्न कोशिकाओं में ऊर्जा प्राप्त होती है। अब वो जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऑक्सीकरण के द्वारा प्राप्त होती है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि पचे हुए भोजन से ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने को श्वसन कहते हैं। दोनों में आ जाएगा कि गैसों का आदान प्रदान, श्वास लेना, और पचे हुए भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना वो श्वसन कहलाता है। पचे हुए भोजन से ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना। श्वसन कहलाएगा। तो बात करते हैं विभिन्न जीवों की। तो विभिन्न जीवों के अंदर जो ऑक्सीकरण की विधि है वो अलग अलग होती है। कुछ जीवों में तो ऐसा होगा कि जो भोजन पच जाता है, जो ग्लूकोज है, उसके विखंडन से के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। और कुछ जीव ऐसे होते हैं, जैसे यीस्ट की बात करते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरी बात इसी में आ जाएगी कि जैसे कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अलावा भी थोड़ी सी ऑक्सीजन की मात्रा अगर हो, ऑक्सीजन का अभाव जिसको कहेंगे, उसके द्वारा भी इस पचे हुए भोजन से या ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो इसमें इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि जो श्वसन है वो वायुवीय श्वसन भी हो सकता है और अवायुवीय श्वसन भी हो सकता है। वायुवीय श्वसन किसे कहेंगे, अवायुवीय श्वसन किसे कहेंगे, दोनों में क्या अंतर होता है, ये बात यहां पहले डिस्कस कर लेते हैं।
तो वायुवीय श्वसन की जब बात करते हैं, अभी बताया है कि कुछ जीवों के अंदर भोजन के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उस भोजन के दहन के लिए, ताकि ऊर्जा मिल सके, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऐसा श्वसन जिसमें जो ऑक्सीजन की या वायु की उपस्थिति में होता है उसे हम वायुवीय श्वसन कहते हैं। इसी कड़ी में दूसरी बात करें अवायुवीय श्वसन की, तो अवायुवीय श्वसन वह श्वसन जो वायु की या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायुवीय श्वसन कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसी में आ जाएगा, वायु श्वसन की बात करेंगे पहले कि इसके अंदर, क्योंकि वायु की उपस्थिति में भोजन जल रहा है, आपने दहन के बारे में छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि पूर्ण दहन कब होता है, जब ऑक्सीजन उपस्थित हो। अगर पूर्ण दहन होगा, कोई ईंधन पूरा जलेगा तो वो पूरी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करेगा। तो इसी में कह सकते हैं कि वायुवीय श्वसन में ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, अवायुवीय श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तीसरे पॉइंट इसी में आ जाएगा अगर अंतर लिखने की बात आती है कि जो वायुवीय श्वसन है ये सभी जंतुओं में होता है और अवायुवीय श्वसन अभी बताया यीस्ट कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। जो जंतुओं की कोशिकाएं हैं उनमें वायुवीय श्वसन आएगा और जो यीस्ट की कोशिकाएं होती हैं उनमें अवायुवीय श्वसन आता है। तो ये दोनों अंतर भी हो जाता है, या वायुवीय श्वसन क्या होगा, अवायुवीय श्वसन क्या होगा, ये भी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है श्वसन के लिए, तो वो ऑक्सीजन अंदर कैसे जाती है, कैसे कोशिकाओं तक पहुंचती है ताकि भोजन का ऑक्सीकरण हो जाए। तो जंतुओं में अलग अलग अंग बने होते हैं। सभी जंतुओं की बात कर रहे हैं, यहाँ केवल हम मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं, और भी जंतु हैं, कीट पतंगे भी हैं। तो हम सभी जंतुओं की बात करते हैं कि सभी जंतुओं के अंदर श्वसन की प्रक्रिया को चलाने के लिए अलग अलग अंग होते हैं। पहले बात करें जलीय जीव की। आप जानते हो कि जो जल में रहने वाले जीव हैं, या जो मछली की बात करें, मछलियां हैं, वो कैसे श्वसन लेती हैं, किस अंग के द्वारा श्वसन करती हैं। तो जलीय जीवों में गलफड़े या फिर क्लोम जिसको कहते हैं, गिल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये जो गैसें हैं वो या ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाती है। फिर उसके बाद जल स्थलीय जीव की अगर बात करें, स्थलीय जीवों में जंतु होते हैं। जंतुओं में ज़्यादातर जितने भी उच्च कोटि के, उच्च श्रेणी के जंतु होंगे, उन जंतुओं के अंदर फेफड़े होते हैं जो गैसों के लिए या फिर ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होते हैं। इन स्थलीय जीवों में कीट पतंगों की बात करें, कीटों की बात कर लेते हैं। कीट तो जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे मक्खी की बात करते हैं, मच्छर की बात करते हैं, तो कीट आ जाएंगे सभी। उनके अंदर ना गलफड़ों की बात कर सकते हैं ना फेफड़ों की, तो उनके अंदर जो श्वास नलिकाएं होती हैं, बारीक बारीक सी, जो गैसों के लिए या ऑक्सीजन के लिए एक वाहक का काम करती हैं, तो वो श्वास नलिकाएं हो जाएंगी। इन्हीं में कुछ जंतु ऐसे भी आ जाते हैं जो सतह अपने चमड़ी के द्वारा, जिसको स्किन के द्वारा भी गैसों का आदान प्रदान करते हैं। केंचुए की बात कर लेते हैं। तो ये जो बात है, ये प्रश्न बन जाता है इसमें भी कि जलीय जीवों के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं जो श्वसन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। जलीय जीव में क्या होते हैं, स्थलीय जीव में क्या होंगे, कीटों वगैरह में कौन कौन से अंग या कौन सा अंग होता है जो श्वसन प्रक्रिया को करता है, वो हमने आपको इसमें बताया है। उसके बाद बात करते हैं कि आपने देखा होगा जो जल में रहने वाले जीव हैं, मछली है जो बड़ी स्पीड से, तेजी से सांस लेती है, ऐसा क्यों होता है, या वो बाद में चलो बता देंगे इसमें, लेकिन अभी बात करते हैं सिर्फ मछली की कि वो तेजी से सांस क्यों लेती है। क्योंकि जल के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई होती है वो कम होती है वायुमंडल की अपेक्षा। अब उस ऑक्सीजन को अवशोषित करने के लिए, उस ऑक्सीजन को चूसने के लिए
जो मछली है वो पूरी स्पीड में ब्रीदिंग करती है, श्वसन करती है, सांस लेती है, ताकि ज़्यादा मात्रा में जितनी उसके शरीर को ऑक्सीजन चाहिए उतनी मात्रा में ऑक्सीजन अवशोषित हो सके। स्थलीय जीव जो है वो वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में है। तो अगर बात दोनों का कंपैरिजन किया जाए कि जलीय जीवों की अपेक्षा ऑक्सीजन के विसरण के लिए, ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद हैं, क्या फायदा है स्थलीय जीवों को, तो हम यही बात कह सकते हैं कि जलीय जीव जल में से ऑक्सीजन लेते हैं और जल के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कम मात्रा में घुली होती है, जबकि स्थलीय जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होने के कारण ही स्थलीय जीव लाभप्रद होते हैं ऑक्सीजन को प्राप्त करने में, किनकी अपेक्षा, जलीय जीवों की अपेक्षा। तो ये मुख्य मुख्य बातें हमने इसमें डिस्कस करी। अब हम बात करते हैं अंगों के बारे में कि जीवों में अलग अलग अंग, जैसे हमने बात की कि ये पाए जाते हैं जो श्वसन प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। तो इसी कड़ी में हम बात करेंगे मनुष्य के अंदर जो तंत्र होता है वो कैसा होता है जो श्वसन प्रक्रिया में सहायक है, उसे हम बोलेंगे मानव श्वसन तंत्र। पाचन तंत्र के अंदर हमने डायग्राम बनाया था, उसमें मुख और मुख गुहा के बाद ग्रसिका, ग्रास नली शुरू हो जाती है। तो यहां हम उसी से आगे शुरू करेंगे। ये हमने यहां बनाई थी ग्रसिका। यहां हमने बोला था कि ये मुख होता है, ये मुख गुहा होती है। उसके बाद यहां से फिर हम शुरू करते हैं, ये नाक द्वार होता है अगर इसकी बात की जाए। अब ये जो मुख गुहा की ये बिंदु है, ऊपर से नासा गुहा का बिंदु मिल जाएगा। ये जो बनेगी ये हो जाएगी नासा गुहा। जैसे मुख गुहा की बात की थी ऐसे नासा गुहा हो जाएगी। ये हमने वैसे बना दिया, स्ट्रक्चर बनाया है, संरचना बना दी। ये मनुष्य की बात कर रहे हैं हम। तो यहां नासा गुहा हो जाती है। उसके बाद ग्रसिका, ग्रसिका के इसी भाग से कंठ की बात आ जाती है, जहां से आवाज भी निकलती है। और एक बिंदु होता है, एक क्षेत्र होता है जहां से श्वास नली और ग्रास नली अलग हो जाती है। तो यहां हम ऐसे छोड़ देते हैं कि ग्रास नली इसके नीचे से होती चली जाएगी। और यहाँ एक उपास्थि का वल्य बना दिया है हमने, जो यह दर्शाएगा कि ये ढक्कन बना हुआ है, एक ढक्कन लगा हुआ है। जैसे ही सांस लेंगे हट जाएगा और जैसे ही खाना शुरू होगा तो ये बंद हो जाएगा। अब आप देखते हो ना, कहा जाता है कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि जब आप बोलोगे तो उसमें क्या होगा, सांस लोगे साथ में, और अगर भोजन नीचे जा रहा है और वो श्वास नली में चला जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, सांस रुक जाता है। तो यहाँ ये उपास्थि वल्य, जिसको उपास्थि वल्य बोलेंगे, ये हो जाता है। और दूसरा इसका किसको क्या बोल देंगे हम, ये कंठ होगा, क्योंकि ये बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। किसी में ज़्यादा सा उभरा हुआ दिखाई देता है, किसी में कम उभरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन होता है ये कंठ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से
श्वास नली। ये श्वास नली आगे श्वास नलिकाओं में विभाजित हो जाती है ऐसे। बिल्कुल आसान सी बात है, बनाने में बड़ी आसानी ही है, क्योंकि हमने यहाँ तक बनाया हुआ है, सिर्फ कंठ बनाया बीच में और एक श्वास नली बनाई और आगे श्वास नलिकाएं बना दी, विभाजित हो गई। उसके बाद हमने फेफड़े बनाने हैं। तो यहाँ हमने 3 भाग 3 लोब्स दिखाए, यहाँ 2 दिखाए। ये जो इधर वाला जो हमारा फेफड़ा होगा वो दायां फेफड़ा कहलाएगा। जब हम अंगों की बात करते हैं तो अंगों में हमने ध्यान रखना है कि जैसे ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, जैसे हम खड़े हैं वैसे ही हमारे अंगों की पोजीशन होती है, स्थिति होती है कि इधर वाला भाग दायां रहता है और इधर वाला भाग बायां भाग रहता है। क्योंकि और चीज़ अगर हम साइंस में और चीज़ पढ़ते हैं, समीकरणें पढ़ते हो आप लोग, तो इधर कहते हो कि इधर बायां इधर दाईं तरफ, लेकिन यहाँ हम अंगों की बात कर रहे हैं तो अंग ऐसे ही रहेंगे जैसे हम खड़े हैं। यहाँ ऐसे ही बोर्ड पे वो अंग बनाया जा रहा है, वो शरीर की संरचना बनाई जा रही है। तो ये भाग हो जाएगा दायां फेफड़ा और ये बायां फेफड़ा। ये जो श्वास नलिकाएं हैं और श्वास नली है, ये जो उपास्थि वल्य की बात की थी, इसमें सारे में उपास्थि वल्य लगे होते हैं ऐसे ही। अब इन उपास्थि वल्यों का क्या काम होता है? ये उपास्थि वल्य जब हम सांस रोकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि उस श्वास नली में वायु नहीं है। आप गुब्बारे में हवा भरते हो, लंबे गुब्बारे होते हैं, तो जैसे हवा भरी जाती है वो सीधे रहते हैं, लेकिन अगर उसकी हवा निकल जाए तो वो ढह जाते हैं, गिर जाते हैं। ये जो उपास्थि वल्य हैं ये इसको डहने से रोकते हैं, गिरने से रोकते हैं। जब वायु इसके अंदर नहीं होती तब भी ये श्वास नली सीधी की सीधी ऐसे ही खड़ी रहती है। तो ये इसीलिए उपास्थि वल्य सारी में लगे होते हैं। आगे श्वास नली आगे जाकर गुब्बारे जैसी संरचनाएं बनाती है। इसी तरह इसमें बनेंगी इधर। तो लगभग सारे भागों में ये ऐसे ही बनी होती हैं। जो गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं, जो श्वास नली है जहां खत्म होती है जाके, उन्हें कूपिकाएं कहते हैं। कूपिका। जितनी भी गुब्बारे जैसी संरचनाएं बनी होती हैं तो वो कूपिकाएं कहलाएंगी। तो जो श्वास नलिकाएं होती हैं वो कूपिकाओं में आगे अभिकल्पित हो जाती हैं। अब इन कूपिकाओं का क्या काम रहेगा वो जब हम इसकी कार्यविधि बताएंगे तब उसके बारे में डिस्कशन हो जाएगा। अभी जो डायग्राम बनाना है, कैसे बनाना है, कौन कौन से अंग लिखने हैं, वो बात हो जाएगी। अब अभी हमने कहा कि दायां जो फेफड़ा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, ये थोड़ा छोटा रह जाता है, नैरो हो जाता है, पतला होता है। किस वजह से होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ हार्ट की संरचना बनी होती है। साइज में थोड़ा सा ही, ये नहीं कह सकते बड़े का मतलब कि बहुत बड़ा होता है, मतलब है कि इसके अपेक्षा थोड़ा सा जो दायां फेफड़ा है वो बाएं फेफड़े की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ जो है ये हिस्सा डायाफ्राम हो जाता है। जो जब सांस लेने की प्रक्रिया चलती है तब फैलाव के लिए वक्ष गुहा के या उसको
संकुचित करने में सहायक होता है। तो ये बातें आ जाएंगी हमारी श्वसन तंत्र में, ये भाग होते हैं। अब आते हैं कार्यविधि के ऊपर कि कैसे सांस लेने की या श्वसन की प्रक्रिया चलती है। नासाद्वार से, नाक द्वार से बात करते हैं। जो नासाद्वार बोलेगा, यहाँ से सांस लेना शुरू करते हैं। श्वसन की जो प्रक्रिया है वो नाक द्वार से शुरू होती है। वायु नाक से प्रवेश करती है और नासा गुहा के अंदर महीन बाल पाए जाते हैं जो धूल कणों को, मिट्टी को यहीं के यहीं रोक लेते हैं, ताकि जो वायु अंदर जाए वो शुद्ध रूप में जाए। इस महीन बालों के साथ साथ नासा गुहा में श्लेष्मा भी होती है। महीन या बारीक बोल दें, बारीक बाल, श्लेष्मा। तो श्लेष्मा का काम ये रहता है कि जो वायु जा रही है वो ठंडी है या गर्म है, वो उसी रूप में अंदर नहीं जाती, ताकि जो श्वास नली है उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो कार्यविधि में जैसे बारीक बाल और श्लेष्मा की बात कर रहे हैं, नासा गुहा में जो बारीक बाल होते हैं वो धूल कणों को रोकेंगे, और श्लेष्मा जो है वो जो वायु अंदर जा रही है वो गर्म है या ठंडी है उसको सही रूप में सही करके अंदर भेजते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का श्वास नली को नुकसान ना हो। यहाँ से वायु होती हुई कूपिकाओं में जाती है, और कूपिकाओं में महीन बारीक बारीक जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वहाँ ऑक्सीजन अवशोषित हो जाती है जो शरीर के भिन्न भिन्न भागों में जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड उन रक्त वाहिकाओं के द्वारा यहीं फेफड़ों में छोड़ दी जाती है। तो ये कार्यविधि आ जाएगी कि कैसे वायु या श्वसन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है, और किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। तो ये प्रश्न आता है इसमें कि जब सांस लिया जाता है, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, जब सांस छोड़ा जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, और यहाँ जो डायाफ्राम है, जो वक्ष गुहा है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसी कड़ी में बात कर लेते हैं। कार्यविधि हमने आपको बता दी है, उसी कार्यविधि में बात करेंगे अंतः श्वसन क्या होगा और निःश्वसन क्या होगा। अंतः श्वसन की बात करते हैं कि जब सांस लिया जाता है, जब हम सांस लेते हैं तो जो सांस लेके देखेंगे तो जो हमारी पसलियां हैं वो बाहर की तरफ गमन करती हैं, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की ओर, ऊपर की ओर गमन करती हैं, ऊपर की ओर चलेंगी, और वक्ष गुहा का जो आयतन है वो बढ़ जाएगा और वायु क्या होगी, अंदर चली जाएगी। ये होती है वायु का अंदर जाने को अंतः श्वसन कहते हैं। वायु के बाहर निकलने को निःश्वसन कहते हैं। अब जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो हमारी पसलियां हैं वो नीचे की ओर गमन करती हैं, नीचे की ओर जाती हैं। या आप सांस लेके देख सकते हैं, सांस लोगे जब सांस छोड़ोगे तो आपको पता लगेगा कि पसलियां बाहर की ओर जा रही हैं, ऊपर की ओर जा रही हैं या नीचे की ओर जा रही हैं। तो उस प्रक्रिया में अंतः श्वसन और निःश्वसन की बात हो जाएगी। तो जो प्रश्न बनता है वो ये भी हो जाता है साथ में कि जंतुओं के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किस प्रकार होता है। वो हमने आपको बताया है अभी कि जैसे ही वायु कूपिकाओं के अंदर जाती है तो जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वहाँ ये ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं। रक्त वाहिकाएं, जो रक्त होता है वहाँ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, और जो विभिन्न भागों से लेकर वो कार्बन डाइऑक्साइड आता है उसको वहाँ छोड़ देता है। इस प्रकार गैसों का या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो ये पूर्ण वर्णन हो जाएगा हमारा श्वसन तंत्र में कि श्वसन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। नामांकित चित्र अगर बनाना है तो सिर्फ ये बनाना है। कार्यविधि अगर लिखनी है तो आपको देखना है कि कैसे वायु जा रही है, किन किन भागों से जा रही है, कूपिकाओं का क्या काम है, गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार हो रहा है, वो बातें आप इसमें अंतः श्वसन निःश्वसन ये क्रियाविधि में लिखोगे आप कि कैसे श्वसन तंत्र काम करता है। एक प्रश्न और आ जाता है इसी में साथ में ही बन जाता है
कि जो फेफड़े हैं, मानव फेफड़े हैं, उसमें ऐसा क्या होता है, या वो वायु के आदान प्रदान के लिए ज़्यादा क्षेत्र को कैसे अभिकल्पित करते हैं, क्या बनाते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा श्वसन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले और सही मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। तो उसमें कूपिकाओं की बात कर लेनी है कि जो श्वास नलिकाएं हैं वो गुब्बारे जैसी संरचनाओं में बदल जाती हैं, जिनको कूपिकाएं कहते हैं, जो गैसों के आदान प्रदान के लिए सही क्षेत्रफल या सही क्षेत्र प्रदान करती हैं। तो लगभग इससे संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर हैं वो भी हम कर चुके हैं, इसका नामांकित चित्र हम कर चुके हैं, श्वसन क्या होता है वो कर चुके हैं। अब इसी कड़ी में हम एक श्वसन की बात कर लेते हैं कि जो भोजन का ऑक्सीकरण है वो किस प्रकार से होता है। ग्लूकोज की बात कर ले, एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है यहाँ कि जो ग्लूकोज है वो विभिन्न जीवों में किस प्रकार ऑक्सीकृत होता है, उसके विखंडन से किस प्रकार ऊर्जा बनती है, या वो 3 विधियाँ कौन कौन सी हैं, 3 तरीके कौन कौन से हैं जिससे ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मिलेगी। जो ग्लूकोज होता है उसका जो फार्मूला है वो आपने पढ़ा हुआ है, C6H12O6, C6H12O6। तो यहाँ जो कार्बन इस पर मॉलिक्यूल के अंदर, ये बोले कि इस ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन एटम है, कार्बन परमाणु है, वो 6 नंबर में दिए हुए हैं, यानी कि 6 कार्बन परमाणु का बना हुआ ये यौगिक होता है ग्लूकोज। इसको सबसे पहले कोशिका द्रव्य के अंदर तीन कार्बन परमाणु वाले यौगिक में तोड़ा जाता है, उसको कहते हैं पाइरूवेट। जो 3 कार्बन परमाणु का यौगिक होता है, यानी 6 कार्बन परमाणु के यौगिक को 3 कार्बन परमाणु के यौगिक में तोड़ा जाता है पहले कोशिका द्रव्य में। फिर उसके बाद आता है कि 3 तरीके कौन से हैं जिसमें हमें या किसी भी जीव को ग्लूकोज की सहायता से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमने वायुव्य श्वसन पढ़ा, अवायुव्य श्वसन पढ़ा, और बीच में एक बात बताई कि कुछ जीवों में अल्प मात्रा में ऑक्सीजन के अभाव में भी ग्लूकोज से ऊर्जा मिल जाती है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की अगर बात करें कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, यानी कि अवायुव्य श्वसन हो, तब क्या बनेगा, ये कार्बन परमाणु क्या देगा, ये हमें प्रदान करेगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में मिल जाएगी ऊर्जा। तो ये पाइरूवेट के ऑक्सीकरण से होगा, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में विखंडित हो जाएगा, यहाँ हमें ऊर्जा मिल जाएगी। एक हमने पढ़ा वायुव्य श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी कि वायुव्य श्वसन। यहाँ जो पाइरूवेट है वो विखंडित हो जाएगा, यहाँ हमें मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ ऊर्जा उत्पन्न होगी, यानी कि एक तरह से ये माने कि पूर्ण रूप से विखंडित हो जाएगा, कोई अलग से यौगिक बीच में नहीं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वायुव्य श्वसन है इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी। तीसरा हमने बात की थी ऑक्सीजन का अभाव अगर हो, अभाव का मतलब है कि ऑक्सीजन हो तो लेकिन कम मात्रा में ऑक्सीजन है, तब ये पाइरूवेट किस में टूट जाएगा, ये लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा मिल जाएगी। अब ये जो प्रक्रिया है ये किन कोशिकाओं के अंदर होती है, पेशीय कोशिकाएं। यह जो ऑक्सीजन के अभाव में
ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है या पेशीय कोशिकाओं में होता है। कहा जाता है ना कई बार कि मांसपेशियों में अकड़न सी हो जाती है, दुखन हो जाती है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि मांसपेशियों के अंदर लैक्टिक अम्ल बन जाता है ग्लूकोज के विखंडन के द्वारा। तो तीनों ही प्रक्रियाओं में, तीनों ही विखंडन में एक तरह से ऊर्जा प्राप्त हो रही है। यह ऊर्जा होती है जो दूसरे जैव प्रक्रम हैं शरीर के, उनको चलाने के लिए काम में आती है। तो ये ग्लूकोज का यहाँ विखंडन हो जाएगा। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो जाएगी, ये श्वसन की प्रक्रिया द्वारा फिर शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो लगभग हमने इसमें सारे टॉपिक किए, जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए श्वसन से संबंधित। इसमें जो बताया गया है आपको, जो चित्र बनाने का तरीका बताया कि आराम आराम से आपने ऐसे ही बनाना है, प्रैक्टिस करनी है बार बार। नामांकित चित्र जितने भी हमारे तंत्र हैं, प्रक्रम हैं, उनके नामांकित चित्र भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपने वो उन डायग्राम्स की बना के कॉपी में प्रैक्टिस भी करनी है, चित्र अलग बनाना है, फिर कार्यविधि देखनी आपने, चित्र में से ही पता लग जाती है कि कैसे काम हो रहा है, कैसे कार्य कर रहा है हमारा श्वसन तंत्र, हमारा पाचन तंत्र कैसे काम कर रहा है। वो सारा जैसे जैसे डायग्राम बनाओगे, चित्र बनाओगे, वैसे वैसे क्लियर होता चला जाएगा।